मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से फिर पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी को घेरने के लिए आपको झूठ का सहारा लेने की जरूरत क्या पड़ती है? राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज पर हाथ क्या रख दिया? पूरी सरकार बौखला गई, पूरी सरकार कुलबुला गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर झूठ तक बोल रहे हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राहुल गांधी ने संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया और इस भाषण को ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा कि उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश के युवा के सामने अपनी सोच सामने रखी। चीन के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करनी है, अपनी सोच रखी। और भारतीय जनता पार्टी वही ढाक के तीन पात, देशद्रोह, जॉर्ज सोरोस, उसी तरह की बातें करने लग गई। सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री अमेरिका गए थे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिले, तो उस पर भाजपा के नेता खड़े होकर कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया में भारत का क्या रुतबा है, उसके आधार पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व गुरु का दर्जा देते रहे। जी हां, देश बेशक ना दे रहा हो, मगर भाजपा दे रही थी लगातार, इनका प्रचार तंत्र दे रहा था। कायदे से जब ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था, मगर निमंत्रण किस किस को मिला? चाइना को मिला, यूक्रेन को मिला, इटली को मिला, ब्रिटेन को मिला, इन तमाम देशों को निमंत्रण मिला, मगर साहब भारत को नहीं मिला। भारत के विदेश मंत्री गए, मगर सबसे बड़ी बात, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए साल 2020 में वोट मांगे थे, उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। और जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो देखिए संसदीय कार्य मंत्री किस तरह से बौखला गए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपना यह भाषण अंग्रेजी में दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा और देखिएगा उसके बाद किस तरह से किरण रिजिजू बौखलाते हैं। जब हम अमेरिका से बातचीत करते हैं तो हम अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजते कि वो हमारे प्रधानमंत्री को उनके इवेंट्स में बुलाने की गुजारिश करें। अगर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम मजबूत होता, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे होते, तो अमेरिका का राष्ट्रपति खुद भारत आता और हमारे प्रधानमंत्री को न्योता देता। जैसे ही राहुल गांधी ये बात कहते हैं, देखिए किरण रिजिजू किस तरह से बौखलाते हैं, देखिए। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where a leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the prime minister of our country is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. और सबसे अजीबोगरीब बात, विदेश मंत्री। आजाद भारत के इतिहास में हमने कई विदेश मंत्री देखे हैं दोस्तों, मगर सबसे नाकारा विदेश मंत्री, इनकी सिर्फ 2 काबिलियत हैं। अव्वल दर्जे के एहसान फरामोश, क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब ये व्यक्ति अलग अलग देशों में राजदूत थे। जी हां, मलाई जमकर चाटी इन्होंने, क्योंकि उस वक्त यानी मनमोहन सिंह सरकार ने इन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर भेजा, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, तमाम जगहों पर। मगर अब लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हैं। और अब इन्होंने क्या झूठ बोला मैं आपको बतलाता हूं। वो क्या कहते हैं राहुल गांधी के बयान पर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर मेरे दिसंबर 2024 के अमेरिका दौरे को लेकर झूठ बोला। मैं वहां बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने गया था, साथ ही हमारे काउंसिल जनरल की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी। मेरे दौरे के दौरान अमेरिका के नए एनएसए डेजिग्नेट ने भी मुझसे मुलाकात की। किसी भी समय प्रधानमंत्री के निमंत्रण को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं होते। आमतौर पर भारत की तरफ से विशेष दूत का ही प्रतिनिधित्व होता है।
राहुल गांधी का यह झूठ राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन इससे देश की छवि विदेशों में खराब होती है। जब आप देश की विदेश नीति पूरी तरह से एक व्यक्ति के करिश्मे के सामने नतमस्तक कर दें, तब आप नेता विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शर्म नहीं आती आपको एस जयशंकर, आप झूठ बोल रहे हैं। पहली बात यह देखिए, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में शपथ ग्रहण में जा चुके हैं। यह देखिए, डीपनिंग आवर कनेक्ट विद अ वैल्यूड मैरीटाइम नेबर, Prime Minister Narendra Modi begins a historic visit to Maldives. He will join the oath-taking ceremony of President-elect of Maldives shortly. Maldives में जब नए राष्ट्रपति ने, और ये तारीख है 2018 की, 17 नवंबर 2018 की, जब उन्होंने कमान संभाली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। सबसे बड़ी बात है, एस जयशंकर, आप क्या ये भूल गए हैं कि भारत में भाजपा की या भाजपा गठबंधन की जहां जहां सरकार चुनकर आती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे एस जयशंकर साहब, वो तो भारत के अंदर जाते हैं, विदेश के अंदर मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर इटली, चीन, रूस, यूक्रेन के साथ साथ प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलता, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नहीं जाते? झूठ बोलना बंद कीजिए और विदेश नीति पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी यही तो सवाल उठा रहे हैं कि हम चीन के सामने नतमस्तक क्यों हैं? क्योंकि हम लगातार अपनी ताकत खोते जा रहे हैं। विदेश नीति में भारत का रुतबा लगातार नीचे जाता जा रहा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ब्रह्मा चेलानी, विदेश मामलों के जानकार कुछ तथ्य रख रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि भाजपा सरकार इन तथ्यों का जवाब दे। वो तथ्य क्या है दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, नंबर 1, अंदरूनी रूप से बटा हुआ बांग्लादेश भारत को सीमा पर बाड़ लगाने से रोकता है। बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई है, मगर जब भारत वहां पर बाड़ लगाता है ताकि घुसपैठी अंदर ना घुस सके, तो बांग्लादेश की इतनी औकात कि वो बाड़ लगाने से रोक दे। क्या ब्रह्मा चेलानी के इस सत्य का, इस कटु सत्य का जवाब है विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास? दूसरी बात, नेपाल के प्रधानमंत्री परंपरा तोड़ते हैं और अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत के बजाय चीन जाते हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वे भारत से दूरी बनाकर चीन की ओर झुकाव चाहते हैं। क्यों? नेपाल तो एक जमाने में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर भी वहां के जो प्रधानमंत्री वो चीन क्यों जा रहे हैं? क्या इस बात का जवाब एस जयशंकर के पास है? ऐसे में अगर राहुल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? उसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर श्रीलंकाई नौसेना निहत्थे भारतीय मछुआरों पर गोली चलाती है, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं, और भारत इसका क्या जवाब देता है बताइए? हमारे मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना गोली चला रही है, गोलीबारी कर रही है, मगर मजाल है उसका कोई जवाब दिया जाए। हम जो कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारते हैं। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हम कड़ाई से एक भी संदेश नहीं दे पाते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों? शेख हसीना का तख्ता पलट हो जाता है, बताया जाता है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ था। तो क्या भारत सो रहा था? भारत सरकार क्या कर रही थी? आगे गौर कीजिएगा, मालदीव्स के राष्ट्रपति भारतीय वित्तीय मदद से अपने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बाद अपने देश का पहला मुक्त व्यापार समझौता चीन के साथ साइन करते हैं। चीन, इन घटनाक्रमों से भारत की विदेश नीति को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उन्हें जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताया जाता है, उन्हें देश का गद्दार बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने चीन के बारे में जो कहा उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है। वो क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। चीन हमारी जमीन पर क्यों बैठा है? हमारी स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ने चीनी घुसपैठ से इनकार कर दिया, लेकिन सेना ने साफ कहा चीन हमारी जमीन पर बैठा है। चीन हमारे इलाके के अंदर क्यों है, यह समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जंग सिर्फ सेनाओं और उनके हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध असल में इंडस्ट्रियल सिस्टम के बीच होता है। चीन का इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी औद्योगिक सिस्टम हमारे सिस्टम से कहीं बड़ा और मजबूत है।
इसीलिए उनमें हमारे देश के अंदर घुसने की हिम्मत है। चीन आज हमारी जमीन पर इसलिए बैठा है क्योंकि मेक इन इंडिया फेल हो गया है, क्योंकि भारत ने प्रोडक्शन को बढ़ाने से मना कर दिया है। मुझे डर है कि भारत एक बार फिर इस क्रांति को चीन के हाथों गवा देगा। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हमें चीन से लड़ाई लड़नी है तो हम चीनी इलेक्ट्रिक मोटर, चीनी बैटरियां, चीनी ऑप्टिक्स खरीद कर ही लड़ेंगे। यह लंबे समय तक टिकने वाला मॉडल नहीं। इसीलिए हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों के भविष्य और देश के उज्जवल कल के लिए हमें अपना प्रोडक्शन सिस्टम खड़ा करना है। हम इस मौके को यूं ही नहीं चलने दे सकते। अब मुझे बताइए दोस्तों, याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने यही बात विदेशी जमीन से कही थी कि चीन का प्रोडक्शन मॉडल क्यों बेहतर है, चीन में बेरोजगारी क्यों नहीं है। तब आपको याद होगा पूरा गोदी मीडिया मैदान में उतर गया था, राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा था। यहां पर जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए सबक है। चीन हमारा दुश्मन है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि हम अपने आप को कैसे बिगाड़ सकते हैं। हमारे देश में तो साहब इतना बड़ा महाकुंभ हादसा हो जाता है, मगर मजाल है कितनी मौतें हुई उस पर भी पारदर्शिता नहीं है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है इसकी? क्या वजह हो सकती है? क्या इस बात का कोई जवाब है? सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र चुनावों में राहुल गांधी धांधली की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे। गौर कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी के मतदाताओं को जोड़ दिया गया। लोकसभा से विधानसभा चुनाव के 5 महीनों के बीच करीब 70 लाख मतदाता अचानक से आ गए। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में उतने वोटर्स नहीं जुड़े जितने सिर्फ आखिरी 5 महीने में जोड़ दिए गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए। हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमने लोकसभा और विधानसभा में मतदाताओं का नाम, पता और पोलिंग बूथ की जानकारी दीजिए। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने सिर नीचे कर लिया है। वे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। सुनिए राहुल ने कैसे प्रहार किया। महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज की तारीख में चुनाव आयोग में जो तमाम अधिकारियों का चुनाव है वो सरकार के पक्ष में झुका हुआ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो इसमें 3 सदस्य थे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नेता विपक्ष। मगर भाजपा सरकार ने इसे पलट दिया। अब माहौल क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का एक नेता और नेता विपक्ष। सुनिए इस पर राहुल ने क्या कहा। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji.
and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की जनता, देश के युवा को एक अहम संदेश दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू में वो कहते हैं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। एआई यानी आई यानी माता। एक तरफ वो विजन है, वो सोच है जो आपको वोट दिलवा सकती है, जो जनता तक पहुंच सकता है कि देखो ना साहब, प्रधानमंत्री ने एआई को आई कह दिया यानी मां कह दिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूं हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। मगर राहुल गांधी आज इसे चीन और अमेरिका के संदर्भ में जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एआई में बेशक अमेरिका हमसे आगे है, मगर अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत की अपनी एक ताकत है। बकौल राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर वो कहते हैं कि अमेरिका से हमारी रणनीतिक साझेदारी है। इस साझेदारी का केंद्र बिंदु होना चाहिए कि कैसे भारत और अमेरिका एआई की क्रांति का लाभ उठा सके। भारत के बिना अमेरिका इंडस्ट्रियल सिस्टम का निर्माण नहीं कर सकता। अमेरिका वो नहीं कर सकता जो भारत कर सकता है, क्योंकि उनकी लागत हमसे कहीं अधिक है। हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जिनकी अमेरिकियों ने कभी कल्पना नहीं की। सुनिए राहुल गांधी ने यही बात किस तरह से देश की जनता के सामने रखी। We have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ नहीं है। सारा जो खेल है वो डेटा का है, यानी जानकारी का है। और ये सारी जानकारी इस सरकार ने फेसबुक को दे दी है, गूगल को दे दी है, इंस्टाग्राम को दे दी है। सारा खेल डेटा और जानकारी का है। राहुल गांधी किस तरह से बात रख रहे हैं? I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data,
Neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. राहुल गांधी इस बात पर भी लगातार जोर दे रहे थे कि बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत प्रोडक्शन का केंद्र बने, उत्पादन का केंद्र बने। बकौल राहुल गांधी, कोई भी देश दो चीजों से बनता है, उपभोग और उत्पादन। 1990 के बाद से हमारी अधिकांश सरकारों ने उपभोग को बढ़ावा दिया, लेकिन हम उत्पादन करने में विफल रहे। हमने उत्पादन चीन को सौंप दिया। यह मोबाइल फोन भारत में नहीं बना है, इसे भारत में असेंबल किया गया है। इस फोन के सभी कंपोनेंट चीन में बने हैं। भारत को पूरी तरह से उत्पादन पर ध्यान देना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भारी घाटा होगा, असमानता बढ़ेगी और अंततः बेरोजगारी के कारण गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसका हम पहले ही सामना कर रहे हैं। यदि आप जेल में बंद लोगों की संख्या, आंतरिक सुरक्षा पर खर्च और पुलिस बलों पर खर्च को देखें तो यह सब बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सुनिए राहुल यही बात अंग्रेजी में किस तरह से रखते हैं। Any country basically organizes two things. You can organize consumption and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have as a country failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country in organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they all spiral. They're all rising. And everybody understands that social tension is on the rise in India. आज राहुल गांधी अपनी एक सोच देश की जनता के सामने रखते हैं, मगर भाजपा क्या करेगी? भाजपा उनके बयान के चुनिंदा अंश निकालकर व्हाट्सएप पर वायरल करेगी कि देखो ये चीन की तारीफ कर रहा है, देखो ये प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है, देखो ये देश का नुकसान कर रहा है। ये लोग यही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा इस भाषण के बाद सामने आई और उन्होंने कहा कि राहुल का यह भाषण एक ऐतिहासिक भाषण था और उन्होंने देश से अपनी सोच को रूबरू कराया। जैसे मैंने बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे तो साफ सी बात है दोस्तों
कि वही ढाक के 3 पात, आधी अधूरी बात रखना और फिर उसे देश की जनता के सामने रखना। मगर शुक्र है जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तब सामने प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और इसी बात का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में भी दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। There is no hatred, there is no violence, there is no anger, because these things are destroying our country. So my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, very kind, and I thank the Prime Minister for coming and listening to it. और इसी के साथ उनका भाषण खत्म हो गया। मेरी यही उम्मीद है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए इस पर सरकार जो है वो गंभीरता से रचनात्मक अंदाज में इस पर विचार करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, कड़वाहट नहीं उगलेगी, क्योंकि यही अंदाजे बयां भाजपा का हो गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।